दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है कुर्कबांड और शाही महल का षड्यंत्र। यह कुर्कबांडी कॉमिक्स है। एक्शन और जासूसी होती है इनकी, लेकिन इस कॉमिक्स में तो कोई राजा महाराजा वाली स्टोरी लग रही है। तो पढ़ते हैं इसको। कुर्कबांड और शाही महल का षड्यंत्र। एक दिन बांड भैया शहर की तमाम लाइब्रेरी छान मारी, लेकिन तुम्हारी मनचाही किताब नहीं मिली। अब तो घर चलो, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। भूख तो मुझे भी लगी है प्यारे मोटू, लेकिन पास से एक और लाइब्रेरी है, बस एक बार वहां भी देख ले, फिर सीधे घर चलेंगे। वो पता नहीं आज बांड भैया को क्या सनक सवार हो गई है। सारा दिन हो गया कभी इस लाइब्रेरी कभी उस लाइब्रेरी का चक्कर लगाते। मेरी तो तौंद पिचकी जा रही है भूख के मारे। सिगरी, बस प्यारे मोटू, अब अगर यहाँ भी मेरी इच्छित किताब नहीं मिली तो सीधे घर चलेंगे। हूँ मेरी बला से। फिर थोड़ी तलाश के बाद आखिर कुर्कबांड की मेहनत सफल हुई। वाह, मिल गई मोटू, यह देख, मेरी मनचाही किताब मिल गई। अपराध, अपराध, अपराधी और कानून, यानी दुनिया भर के धुरंधर जासूसों के अनुभवों का निचोड़। शुक्र है भगवान का। अब जल्दी कर चलो, मेरे पेट में उछल कूद मचा रहे चूहों को भी बड़े जोर से भूख लगी है। ठीक है चलो। फिर जब कुर्कबांड और मोटू घर पहुंचे, बड़ी जल्दी आगे जासूस की धूम। अभी तो रात के सिर्फ 10:30 बजे हैं, अभी भी क्या जरूरत थी घर आने की। वो बापू, मैं यह अब बाहर खड़ा बकरी की तरह मैं क्या कर रहा है। अंदर तो आ। और सुन, यदि आइंदा कभी इतनी रात के घर आया तो तेरे घर के दरवाजे नहीं खुलेंगे, समझा। लगता है आज फूफा जी का मूड बुरी तरह खराब है। क्यों जी, इस बेचारे पीछे पीछे क्यों आप हर समय हाथ पैर धोकर पड़े रहते हैं। कम से कम यह तो सोचते हैं बच्चा सारा दिन का थका हारा घर आया है, ऐसे भूख प्यास लगी होगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम्हारे ये सपूत सारा दिन दिन बहुत बड़ी कमाई करने जो गया था। जाओ, जाकर इसे देसी घी के पराठे खिलाओ। कस, आज भगवान फूफा जी की सुन ले और बुआ सचमुच हमें देसी घी के पराठे खिला दे। हाँ, आज मैं अपने बच्चों को देसी घी के पराठे नहीं, देसी घी का हलवा भी खिलाऊंगी। जाओ बच्चों, जाकर जल्दी से मुंह हाथ धो लो। तब तक मैं तुम दोनों के लिए खाना तैयार करती हूँ। हिप हिप हुर्रे। पता नहीं कैसे सड़े दिमाग वाली औरत से पाला पड़ा है, जो कहूँ उसका उल्टा ही करती है। फिर भोजन इत्यादि से निवृत्त होकर कुर्बान पलंग पर लेटकर लाइब्रेरी से लाई किताब पढ़ने लगा। खर्र खर्र। उफ, यह मोटू भी एक मुसीबत है। एक भी शब्द पढ़ नहीं पा रहा हूँ। खैर, मैं भी कुछ देर सो लूं, फिर जैसी नींद खुलेगी ऑफिस चला जाएगा और वहीं जाकर यह किताब पढ़ूंगा। सिगरी कुर्कबांड के भी खराटे गूंजने लगे, खर्र खर्र। लेकिन अभी कुर्कबांड को सोए कुछ ही देर हुई थी, अचानक जाने जाने कैसे उसकी नींद खुली और वह उठकर बैठ गया। खर्र खर्र। ओह, पता नहीं आज मुझे नींद क्यों नहीं आ रही। खैर अच्छा ही है, अब मैं सोऊंगा नहीं, सीधा ऑफिस जाकर वहीं यह किताब पढ़ूंगा। और कुछ देर बाद कुर्बान अपने शानदार ऑफिस में अपराध, अपराधी और कानून नाम की किताब पढ़ रहा था। काफी देर बाद, अरे सवेरा हो गया, मैं जल्दी से फ्रेश हो लूं, फिर बाकी बची किताबें समाप्त कर डालूंगा। यह सोचकर भी कुर्बान कुर्सी से उठा ही था कि तभी अलख निरंजन, बच्चा साधु का भगवान की इच्छा है। सा, अलख निरंजन, बच्चा साधु को भोजन की इच्छा है। वो पता नहीं इस देश का क्या होगा। ऑफिस को भी घर समझकर भिखारी दरवाजे पर आ खड़े होते हैं। अलख निरंजन बच्चा, बाबा माफ करो, यह रात दिन चलने वाला कोई 5 स्टार होटल नहीं है। जासूस द ग्रेट गुरमान का ऑफिस है, यहाँ खाना वाना नहीं मिलता। बच्चा, खाना नहीं है तो क्या हुआ। 5 स्टार होटल में एक समय के खाने के बिल के बराबर पैसे ही दे दो, इस वक्त तुम्हारा फिर भी भला करेगा। आए, अबे ठहर ढोंगी, मैं तुझे भी बिल के बराबर पैसे देता हूँ। फटाक। अरे पाखंडी साधु, तू सुबह से क्यों अपनी मनुष्य। शांत बच्चा शांत। पाखंडी कहकर एक सच्चे साधु का अपमान करने का तुझे कोई अधिकार नहीं है। अच्छा, तो तुम पाखंडी और कलियोगी साधु नहीं, बल्कि एक सच्चे साधु हो। क्या इस बात का कोई प्रमाण वगैरह है तुम्हारे पास। कोई चमत्कार वगैरह दिखा सकते हो मुझे। बच्चा, चमत्कार या प्रमाण तो मेरे पास नहीं है। हाँ, मैं इस समय तुम्हारे भूत और भविष्य के बारे में अवश्य बता सकता हूँ, जिसे सुनकर तुम्हें यकीन हो जाएगा कि मैं एक सच्चा साधु हूँ। वाह महाराज, मान गए कि तुम सचमुच एक पाखंडी साधु हो। अरे मेरे भूत के विषय में तो अखबार में इतना कुछ छप चुका है कि फिर फिर तुम्हें मेरी सच्चाई पर कैसे विश्वास होगा बच्चा।
महाराज, आप मुझे मेरे पूर्व जन्म के बारे में कुछ वैसे ऐसा बताएं ताकि मुझे आपकी बातों पर विश्वास करना ही पड़े। कुर्कमान की इच्छा सुनकर साधु एक क्षण के लिए किसी सोच में डूबा, फिर बोला, बच्चा, तेरा पूर्व जन्म बताने का अपने पास वक्त नहीं है। मुझे अभी एक जरूरी मीटिंग अटेंड करनी है। अतः यह लो फल, इसको खाते तुम्हें अपना पूर्व जन्म याद आ जाएगा। फल देकर साधु एक और बढ़ गया। वाह महाराज, महाराज जी तो एक ही सेव में पीछा छुड़ाकर चल दिए। खैर, मुफ्त का माला स्नान वगैरह करके इसे प्रसाद समझकर ही खा लूंगा। फिर स्नान वगैरह से निवृत्त होकर, वाह महाराज जी, ईश्वर आपका भला करे, आपने सुबह सुबह एक भूखे को सेब खिलाकर उसकी आत्मा को शांति पहुंचाई है। परंतु अभी उसने आधा ही सेब खाया था होगा कि उसे लगा जैसे उसका शरीर हल्का फुल्का होकर आकाश में उड़ने लगा हो। अरे यह क्या हो रहा है? फिर से गरीब उसे लगा कि उसका शरीर किसी गहरे अंधे कुएं में गिरता जा रहा हो। वो बचाओ! तभी एक आंख उसके मानस पटल पर साधु बाबा का आंख उभरा। बच्चा, अब तुम अपना वर्तमान भूलकर पूर्व जन्म में आ जाओ। इसी के साथ कुर्बान का मस्तिष्क शून्य होता चला गया और उसके निष्क्रिय मस्तिष्क और खुली आंखों में टीकमगढ़ के राजा सोन सिंह के राज दरबार का एक दृश्य उभरा। क्षमा करें महाराज, हमने बहुत कोशिश की किंतु महारानी के चोरी गए हार का पता नहीं लगा सके। किंतु महामंत्री धमाका सिंह, हमें वह हार हर कीमत पर चाहिए, चाहे जैसे भी हो। महाराज, मेरे विचार से आप राज जासूस कुर्बान को महारानी के हार का पता लगाने का कार्य सौंप दे। महारानी जी का हार वह चुटकी बजाते ही ढूंढ निकालेगा। तुम शायद ठीक कहते हो सेनापति पटाका सिंह। महामंत्री जी, फौरन कुर्बान को दरबार में हाजिर होने की खबर दीजिए। किंतु महाराज, वह मूर्ख भला किस काम? खामोश! महामंत्री जी, आपको राज जासूस को मूर्ख नहीं कहना चाहिए, आइंदा से ध्यान रहे। क्षमा चाहता हूँ महाराज। महाराज का बच्चा मेरा साला होकर भी अपनी बहन की तरह हर समय मुझे नीचा दिखाने के प्रयास में रहता है। फिर थोड़ी देर बाद, महाराज की जय हो, सेवक हाजिर है। राज जासूस, आज सुबह महारानी के कमरे से हीरो का एक हार गायब हो गया है, जिसे ढूंढने व चोर को पकड़कर दरबार में पेश करने की जिम्मेदारी हम तुमको सौंपते हैं। जो आज्ञा महाराज। किंतु महाराज, मैं चोरी गए हार की खोज करने से पहले एक नजर घटना स्थल यानी महारानी के कमरे को एक नजर देखना चाहता हूँ। हाँ, क्यों नहीं, चलो हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। फिर महारानी के कमरे में पहुंचकर कुर्बान आतिशी शीशा लेकर कमरे की एक एक वस्तु की बड़ी बड़ी बारीकी से जांच करने लगा। जांच करते करते वह खिड़की के पास पहुंचा। इस खिड़की के रास्ते से तो कम से कम कोई इंसान न तो कमरे में आ ही सकता है और न ही यहाँ से कोई नीचे उतर सकता है। फिर तभी उसकी नजर पलंग के नीचे पड़े एक सेब पर पड़ी। उसने पलंग के नीचे से वह सेब उठाया और उसे गौर से देखने लगा। अरे, दांत के निशान ये तो किसी किसी इंसान के नहीं लगते। महाराज, क्या आप कुछ देर के लिए महारानी जी को यहाँ बुला सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। राजा ने अपनी रानी को वहां बुला लिया। महारानी जी, क्या आप इस फल को इस ढंग से खाकर पलंग के नीचे छोड़ गई थी? नहीं जासूस बेटे, मैं भला फल को ऐसे किसी बच्चे या जानवर की तरह क्यों बर्बाद करने लगी? हाँ, सुबह जब मैं उठी थी तो यह सारे फल जमीन पर बिखरे पड़े थे और यहाँ मेज पर रखा मेरा हार गायब था। महारानी विजय लक्ष्मी की बात सुनकर कुर्कवान किसी गहरी सोच में डूब गया। जासूस बेटे, मुझे वह हार हर कीमत पर चाहिए, क्योंकि उस हार को मैंने अपनी होने वाली बहू के लिए बनवाया था। धीरज रखो प्रिय, राज जासूस अपनी पूरी कोशिश करेगा। जी हाँ महारानी जी, आप निश्चिंत रहे, हार आपको अवश्य मिलेगा। बड़ा आया भूतनाथ की छठी औलाद। तुर्कमान एक बार फिर खिड़की के पास पहुंचा और बड़ी बारीकी से कुछ खोजने या जांचने लगा। अचानक कुछ सोचकर उसके होंठ मुस्कुरा उठे। फिर हा हा हा, क्या बात है राज जासूस, तुम इस तरह हंसी रहे हो? मैं जानता था कि अपनी जासूसी की सनक में यह मूर्ख किसी दिन पागल हो जाएगा। लगता है कुर्कमांड को उस हार का कोई सुराग मिल गया है। महाराज, बस आप यह समझिए कि वह चोरी गया हार आपको मिल गया और साथ ही चोर भी पकड़ा गया। सच बेटे? कहाँ है वह चोर? हमें जल्दी बताओ, हम उसे कड़ा दंड देंगे। अवश्य महाराज। महामंत्री जी, आप कुछ सैनिकों को साथ लेकर महल के पीछे बाग में या महल के ऊपर कहीं घूम रहे किसी शरारती बंदरिया को तलाश करें। क्या मैं बंदरिया तलाश करूं? तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया नालायक?
महामंत्री जी, आप देर न करें, जाइए और तुरंत उसे पकड़कर हमारे सामने पेश कीजिए। राज जासूस, तुम एकाक हार की बजाय बंदरिया की तलाश में क्यों परेशान होने लगे? इसलिए महाराज जी, महारानी के कमरे से हीरो का हार कोई चोर नहीं बल्कि कोई वही शरारती बंदरिया उठा ले गई है, जो इन दोनों राजमहल के आसपास मंडराती देखी जाती रही है। यह तुम कैसे कह सकते हो कि हार वही बंदरिया ले गई है? महाराज, यह तो निश्चित है कि मुख्य द्वार पर बाहर खड़े पहरेदारों की नजरों से आए बिना कोई चोर महारानी के कमरे तक नहीं पहुंच सकता। और इस खिड़की के रास्ते किसी भी इंसान का कमरे में आना असंभव है। हाँ, उस खिड़की के अंदर रास्ते वह उद्दंड बंदरिया जरूर कमरे में आई थी। उसने ही वह यह सेब खाया और बाकी के फल कमरे में बिखराकर तथा हार लेकर लौट चली गई। ओ, तब राजा के आदेश पर सेनापति व महामंत्री सैनिकों के साथ महल की छत में नीचे बाग में बंदरिया और हार की तलाश में जुट गए। फिर थोड़ी देर बाद, महाराज, यह रहा हार। यह हमें महल के पीछे बाग में एक पेड़ की डाल पर मिला। उसी पेड़ पर वह बंदरिया भी बैठी थी। ओ, वाह राज जासूस, हम तुम्हें मान गए। वास्तव में तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही निकला। धन्यवाद महाराज। अब मुझे इजाजत दे, ताकि अभी कुर्बान अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि महाराज की जय हो। महाराज जी के लिए यह पत्र आया है, लाओ देखें। पत्थर पर देर राजा की बातें खिल उठी। अरे वाह, कल राजकुमार विदेश से वापस लौटकर आ रहा है। सच स्वामी, कल अपना मोहन वापस आ रहा है। हाँ प्रिय, सच। महामंत्री जी, कल राजकुमार मोहन सिंह पूरे 5 वर्षों बाद स्वदेश वापस लौट रहे हैं। अतः कल से उनके आने पर उनका स्वागत जोर शोर से होना चाहिए। जी, महाराज की आज्ञा का पालन होगा। वह तो कल अपना यार मोटू आ रहा है। अब तो मजा आ जाएगा, उसके साथ समय अच्छा कटेगा। उसी रात नगर के बाहर वीराने में लुम्बा, हमें सूचना मिलेगी कल राजकुमार स्वदेश वापस लौट रहा है। अतः यही मौका कि हम अपनी वह बाजी खेलें जिसके जीतने पर तुम अपनी सूला कबीले के सरदार होगे और हम टिकमगढ़ के राजा होंगे। हुजूर, आप हुक्म करें कि मुझे करना क्या होगा। तो सुनो, तुम्हें कल राजकुमार को बंदरगाह और महल के बीच के रास्ते में खत्म करा देना है, और वो भी अपने सरदार सुम्बा के विशेष विशेष तीर से, जिससे राजकुमार की हत्या का सारा संदेह तुम्हारे सरदार पर आए। हा हा हा, समझ गए न? बिल्कुल समझ गया हुजूर, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। दूसरे दिन बंदरगाह से लेकर राजमहल तक नगर निवासी एक कतार में राजकुमार के स्वागत के लिए खड़े थे। राजकुमार की सवारी अभी आती होगी। हाँ, आज 5 वर्ष बाद अपने राजकुमार स्वदेश वापस लौट रहे हैं। राजकुमार की आयु लंबी हो। कुछ देर बाद राजकुमार की सवारी निकली, जहां से होकर राजकुमार की सवारी गुजरती। नगर निवासी उस पर फूलों की वर्षा करते। राजकुमार जिंदाबाद, महाराज की जय हो। राजकुमार की सवारी के साथ साथ चलता कुरुमंड पूरी तरह चौकन्ना था और किसी भी अनजाने खतरे से निपटने के लिए तैयार था। और इधर सिपाही, वह देखो, राजकुमार की सवारी आ रही है। जैसे ही वह इस घाटी के नीचे से होकर गुजरे, तुम निशाना लेकर तीर चला देना, पर ध्यान दे, निशाना चूकना नहीं चाहिए। आप निश्चिंत रहे, मेरा निशाना कभी खाली नहीं जाता। फिर जैसे ही राजकुमार की सवारी घाटी के नीचे से होकर गुजरी, साए, इधर चौकन्ने कुर्बान की नजरों से राजकुमार राजकुमार की तरफ बढ़ता वह तीर छुपाने रह सका। खतरा। उसने एक पल के 100वें हिस्से से पूर्व एक सैनिक की ढाल लेकर एक रोमांचकारी उछाल भरी, और अगले पल टन। अर सैनिकों, यह आक्रमण राजकुमार पर उस घाटी से हुआ है। फौरन ऊपर पहुंचो और देखो आक्रमणकारी कौन है। सैनिक घाटी की तरफ लपके। आखिर आक्रमणकारी कौन हो सकते हैं? बांड भैया, क्या सच ही यह आक्रमण मुझ पर हुआ था? हाँ राजकुमार, किंतु बाबा, आप अपने आप को संभालिए। लेकिन बॉन्ड भैया, मुझे बड़ा डर लग रहा है, मुझे बचा लो। राजकुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोटू के बच्चे, मैं कहता हूँ अपने आप को संभाल। प्रजा को पता नहीं चलना चाहिए कि इस आक्रमण से तुम भयभीत हो गए हो। उसके बाद राजमहल तक पहुंचने में रास्ते में न कोई रुकावट नहीं आई। राजमहल पहुंचने पर राजकुमार का भव्य स्वागत हुआ। महाराज की जय हो। माँ, मेरे बेटे। राजकुमार जिंदाबाद। उसी दिन शाम को, आखिर वह लोग कौन थे जिन्होंने राजकुमार पर आक्रमण किया? महाराज, यह तो मैं पता नहीं लग सका, किंतु
राज जासूस है, किंतु मिंतु क्या लगा रखी है? तुम्हें जो कहना है साफ साफ शब्दों में वह निसंकोच कहो। महाराज, राजकुमार पर जिस तीर द्वारा आक्रमण हुआ था वह सुला कबीले का शाही तीर था, जिसे सिर्फ कबीले का सरदार ही प्रयोग करता है। क्या? लेकिन यह कैसे हो सकता है? क्या तुम नहीं जानते सुला कबीले का सरदार हमारा परम मित्र है? फिर भला वह राजकुमार की हत्या क्यों करने लगा? यही बात तो मेरी समझ में भी नहीं आ रही। लेकिन महाराज, यह तीर मुझे परेशान कर रहा है। आखिर आखिर महाराज, मेरे ख्याल से क्यों नहीं इस तीर के विषय में कबीले के सरदार से ही कुछ पूछताछ की जाए। हाँ ठीक है, कल हम स्वयं तुम्हारे साथ सुलह कबीले में जाएंगे। इसी के साथ गुप्त में बैठक समाप्त हुई। उधर उसी रात, लुम्बा, तुमने हमारी बाजी की पहली चाल बेकार कर दी। क्षमा चाहता हूँ हुजूर, अगर बीच में वह जासूस का बच्चा न आ जाता तो राजकुमार की मौत निश्चित थी। नकाबपोश कुछ पुलों तक तो चिंतित सा गुफा में टहलता रहा, फिर बोला, सुनो लुम्बा, कल स्वयं राजा सोन सिंह तुम्हारे कबीले के सरदार से मिलने आ रहा है। उसके पहुंचने से पहले मेरे कुछ आदमी राज सैनिकों के वेश में लोगों पर आक्रमण करेंगे। तुम्हें उन्हें रोकना नहीं है। ओह ठीक है। दोस्तों, यहाँ पे मैं इसका पार्ट 1 कर रहा हूँ और इससे आगे की स्टोरी हम पढ़ेंगे कुर्कबांड और शाही महल का षड्यंत्र पार्ट 2 में, जो आपको 1 घंटे के बाद मिल जाएगा। प्ले लिस्ट में कुर्कबांड का फोल्डर है, उसके अंदर। तो मिलते हैं 1 घंटे बाद इसके दूसरे पार्ट में।